फ्रेंड्स, आपका दोबारा स्वागत है हमारे चैनल यूपी ट्रिपल एस सी अड्डे पे। पिछली बार जो है थोड़ा टेक्निकल इशू होने के कारण जो है वीडियो हमें रोकना पड़ा था। और ये जो वीडियो था, जो पहले मैंने कहा था कि 2 पार्ट्स में होगा, वो वीडियो जो है अब टोटल जाकर के आपका 3 पार्ट्स में होगा। वीडियो जो है आपका जो पहले 2 पार्ट्स में होने वाला था, अब थोड़ी टेक्निकल समस्या के कारण ये वीडियो 3 पार्ट्स में आपको प्रोवाइड किया जाएगा। चलते हैं वहाँ जहाँ पर हमारा वीडियो लास्ट एंड हुआ था। तो जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि इसका जो भी होता है वो मेल गार्ड या मेल एजेंट होता है। मैंने आपसे बताया था कि मेल गार्ड या मेल एजेंट होता है। अब 24 आवर्स तो कोई काम नहीं कर सकता, इसलिए कई जगह पे क्या होता है कि सेट्स होते हैं, और लगभग सभी जगह ये सेट्स में ही फंक्शन करता है। तो जहाँ पर दिस कैन फंक्शन इन नंबर ऑफ सेट्स डिपेंडिंग अपॉन रिक्वायरमेंट, की जैसे आवश्यकता होगी वैसे ही ये फंक्शन करेगा। टीएमओ जो होता है, अब ये क्वेश्चन आईपी 1516 में आ चुका है कि टीएमओ के सेट्स कैसे फंक्शन करते हैं। दिस कैन फंक्शन के नंबर ऑफ सेट्स किस पे डिपेंड करते हैं? तो जो नंबर ऑफ सेट्स होते हैं, यानी कि सेटों की संख्या, ये आवश्यकता पे डिपेंड करते हैं। किस पे करते हैं? रिक्वायरमेंट, यानी कि आवश्यकता पर। चलिए ठीक है। फिर अगर आपका मान लीजिए सेट्स पार्ट में फंक्शन कर रहा है, तो इसको इस तरह डिनोट किया जाता है कि टीएमओ सेट 1, सेट 2, सेट 3। कई ज़्यादा सेट है तो आपका क्या हो जाएगा? टीएमओ फर्स्ट, टीएमओ सेकेंड, टीएमओ थर्ड। ये सेट 1 क्या होता है कि जो टीएमओ 1 है, टीएमओ 1 फर्स्ट है, मान लीजिए यहाँ 3 सेट अटैच हैं, तो क्या होगा जब कभी इसका नाम लिखा जाएगा तो ये हमेशा इस तरह लिखा जाता है टीएमओ फर्स्ट। फर्स्ट कभी नहीं लिखा जाएगा सेट 1, चूंकि फर्स्ट ये खुद ही है। तो इसके बाद अगर इसको लिखा जाएगा तो टीएमओ सेकेंड, सेट 2, सेट 1, सेट 2, सेट 3, इस टाइप में इसका नाम आपका लिखा जाएगा। फिर ये आगे देखिए क्या कर रहा है। अगर मान लीजिए टीएमओ है, कोई ट्रांजिट मेल ऑफिस है, वो नाइट में फंक्शन करता है, ठीक है, रात में, जैसा कि नॉर्मली सभी करते हैं। तो ये कह रहा है कि टीएमओ इज फंक्शनिंग इन द नाइट सेट द सेट वर्क थ्रू आउट द नाइट, कि अगर कोई टीएमओ जो है रात में काम करेगा तो वो पूरी रात काम करेगा, ठीक है। और जिन्होंने आज की रात काम किया वो कल की रात काम नहीं करेंगे। द फॉलोइंग नाइट वो काम नहीं करेंगे। अनदर बैच ऑफ ऑफिशियल विल वर्क इन द फॉलोइंग नाइट। इसको हम पिक्टोरियल समझते हैं कि मान लीजिए 23, 24, 25 आपके 3 डेट हैं, तो 23 को मान लीजिए कि एक सेट 1 23 की रात में पूरी रात इसने काम किया, तो ये 24 की रात को काम नहीं करेगा। तो यहाँ क्या काम करेगा? यहाँ काम करेगा 24 की रात को सेट 2, फिर ये 25 को नहीं करेगा, नहीं इसी तरह फिर ये सेट 2 25 को नहीं, यानी ये जो अरेंजमेंट होता है ये अल्टरनेट चलता है। और तो यही यहाँ पर डिफिनीशन में ये देखिए दिया हुआ है, यहाँ पे डिफिनीशंस में यही चीज़ दिया हुआ है कि वन बैच ऑफ द ऑफिशियल हु आर वर्किंग इन ए पर्टिकुलर नाइट विल नॉट वर्क इन द फॉलोइंग नाइट, यानी कि जो आज की रात में काम कर रहे हैं वो अगली रात को काम नहीं करेंगे। अनदर बैच ऑफ ऑफिशियल्स विल वर्क इन द फॉलोइंग नाइट, ठीक है, कि अगली रात को करेगा, जैसा मैंने यहाँ पे आपको बताया कि ये अल्टरनेट वर्क करेंगे। अब ये छोटी सी डिफिनीशन अगली है, सीटीएमओ कंप्यूटराइज ट्रांजिट। तो जो ऑफिस जो है, जो ट्रांजिट मेल ऑफिस जो है, जो भी आरएमएस का जो सेक्शन है, मैंने बताया कि आरएमएस का एक अनुभाग है, तो वहाँ पर जो है कंप्यूटर से काम होता है, ठीक है। तो जहाँ पर ट्रांजिट मेल ऑफिस का काम कंप्यूटर से होता है, जो ट्रांजिट मेल ऑफिस का काम कंप्यूटर से हैंडल होता है, वो टीएमओ कहलाते हैं। दीज ऑफिस आर कॉल्ड कंप्यूटराइज टीएमओ। तो हिंदी में कहेंगे, इसको हिंदी में कहेंगे कंप्यूटरीकृत। कंप्यूटराइज टीएमओ का मतलब हिंदी में अगर कहा जाए तो कंप्यूटरीकृत
अधिकृत पारवाहन कार्यालय, यानी जिस का पारवाहन कार्यालय के काम करने के लिए कंप्यूटर दिया गया है वो कंप्यूटराइज्ड टीएमओ कहलाएंगे। फ्रेंड्स चलते हैं आगे। एक चीज़ मैं और आपको कहूँगा कि जब भी आप ये वीडियो पढ़ें तो आप भी मैं लिंक दूंगा आपको आखिरी में, तो आप वहाँ से क्या करें कि इसको डाउनलोड कर लें, इसको डाउनलोड करके प्रिंट कर लें, जिससे जब ये वीडियो आप देखें तो आपको चीज़ें समझ में आए। और जब भी आपको समय मिले, मटेरियल जैसा कि मैं जानता हूँ आप सभी लोग तैयारी कर रहे हैं, मटेरियल आप सभी के पास होगा, तो जब भी आपको समय मिले ये वीडियो देखें और अपना नॉलेज टेस्ट करें। इससे आपको ज़रूर आपके जानकारी में वृद्धि होगी और आपको फ़ायदा होगा। जो चीज़ें आप नहीं समझ पा रहे हैं, आपको क्लिष्ट लग रही हैं, वो चीज़ें आपको आसानी से समझ में आएगी। चलते हैं अगली डिफिनीशंस की ओर। डिफिनीशन नंबर 10। रूल जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 1 याद रखना है और 3 याद रखना है। जहाँ रूल इंपॉर्टेंट होगा वहाँ मैं आपको बताता हूँ रूल। अब आ जाइए 10, सॉर्टिंग ऑफिस। सॉर्टिंग ऑफिस को हिंदी में क्या कहते हैं? छँटाई कार्यालय। सभी लोग जानते हैं कि कहाँ एन, ठीक है, जो आरएमएसएस होते हैं उनको नॉर्मली सॉर्टिंग ऑफिस कहा जाता है, ठीक है। अब ये है क्या सॉर्टिंग ऑफिस की जो जेन्युइन डिफिनीशन है, जो कहेंगे एन ऑफिस चार्ज विद द ड्यूटी ऑफ ओपनिंग एंड सॉर्टिंग मेल बैग्स, यानी कि छँटाई कार्यालय वो है कि जो शॉर्टिंग बैग्स हैं उनकी ओपनिंग करे मेल बैग्स की, उसको डिस्पोज करे उसके कंटेंट्स को, उसको सॉर्टिंग कार्यालय कहा जाता है। हिंदी में अगर बात करें तो कार्यालय में प्राप्त होने वाले छँटाई डाक थैलों को खोलने और उसके अंदर के चीज़ों का निपटाने का काम जिसको सौंपा जाए वो छँटाई कार्यालय। मान लीजिए कि ये बैग है, ये पोस्ट ऑफिस से आ रहा है, इसमें तमाम बैग हो सकते हैं, आर बैग है, मान लीजिए आरएल है, एसपीसी के बैग्स हैं, तमाम बैग हैं, तो वो ऑफिस जिसको ये बैग खोलना है, ठीक है, जिसको इस बैग को खोलना है, ड्यूटी ऑफ ओपनिंग ऑफ द शॉर्टिंग मेल बैग, ठीक है। तो ये जो मेल बैग है, ये मेल बैग है, सॉर्टिंग मेल बैग, डिफरेंट टाइप के आर्टिकल है इसलिए इसको कहेंगे सॉर्टिंग मेल बैग। ये कह रहा है देखिए, एन ऑफिसर चार्ज विद द ड्यूटी ऑफ ओपनिंग ऑफ द शॉर्टिंग मेल बैग, रिसीव बाइट्स एंड डिस्पोजिंग ऑफ देयर कंटेंट, कि इसको प्राप्त करना यानी इसको रिसीव, इसको ओपन और इसके कंटेंट, ये जो कंटेंट है इसका डिस्पोजल, ये काम जो होता है वो शॉर्टिंग ऑफिस का है। अब फिर ये चीज़ कि भाई ये तमाम तरह के जो ऑफिसेज हैं इनको बनाने की ज़रूरत क्या है, क्यों इतने ऑफिस जो है हमको बनाने पड़ रहे हैं। देखिए, द यूज ऑफ द सॉर्टिंग ऑफिस क्या है? टू सिंप्लीफाई द वर्क ऑफ सॉर्टिंग इन अदर ऑफिस, यानी अन्य कार्यालयों में छँटाई के काम को आसान बनाना। टू रिड्यूस द नंबर ऑफ बैग्स एक्सचेंज बिटवीन पोस्ट ऑफिस, कि डाकघरों से आने वाले थैलों की संख्या कम है। जैसे कि मैंने बताया आपको, एक बैग आते हैं, ये खोलता है, सारे कंटेंट डिस्पोज ऑफ करता है। इस तरह आपको कई बैग नहीं बनाने पड़ते, तो क्या हो जाता है, एक तो काम सिंप्लीफाई कि कम सॉर्टिंग करना है, दूसरा बैगों को रिड्यूस करना, कहाँ? पोस्ट ऑफिस से। फिर टू रिड्यूस द वेट ऑफ द मेल्स कैरी डाउन द मेल लाइन्स, इसी तरह क्या है कि जब एक ही बैग में कहीं रहेगा तो आपका वेट कम हो जाएगा, कि जैसे सॉर्टिंग हो जाए, सही जगह चीज़ें जाए, तो जगह जगह पे जब सॉर्टिंग नहीं होगी तो मेल लाइन का लोड कम होगा। जैसे सपोर्ट करिए, पहले क्या होता था कि एक जगह से इतनी डाक गई, फिर वो यहाँ ओपन होके फिर यहाँ टुकड़ों में जाती थी। अब यहाँ से यहाँ तक क्या है कि मेल लोड बहुत ज़्यादा तो है, अब ये जाना था यहाँ, अभी क्या हो रहा है कि छोटे टुकड़ों में तो ये सीधे यहाँ जा रही है। अब पता लगा एक बार यहाँ से बैग बंद होकर यहाँ गया, बैग तमाम हो गए, फिर यहाँ बैग ओपन। तो इस कॉन्सेप्ट को ख़त्म करने के लिए ये शॉर्टिंग ऑफिस का कॉन्सेप्ट है कि मेल का वेट जो जहाँ जाना सीधे जाए, वेट कम हो जाए। अब आप आ जाइए अगले उस पर, ये आपका शॉर्टिंग ऑफिस हो गया। ये आपका थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है परीक्षा की दृष्टि से। एएमपी, ऑटोमेटिक मेल प्रोसेसिंग सेंटर, इसको शॉर्टकट में क्या कहते हैं? एएमपीसी भी कहा जाता है। ऑटोमेटिक में जो महत्वपूर्ण शहर है वहाँ पे, जहाँ पे डाक वॉल्यूम बहुत अधिक है, तो वहाँ पे एक सॉर्टिंग मशीन प्रोवाइड की है। सॉर्टिंग मशीन है बीन प्रोवाइडेड, जिसकी बहुत हाई स्पीड ऑफ सॉर्टिंग है, ठीक है। यहाँ पे जो ये लिखा हुआ है एट प्रेजेंट, ये गलत है।
जो प्रेजेंट में है ये एमपीसी, ये 2 जगह केवल आपके संचालित है, दिल्ली और कोलकाता में। तो इस पर ये एट प्रेजेंट जो एएमपीसी हैं आपके 2 दिल्ली में है, कलकत्ता में है। इनको मशीनें प्रोवाइड की गई हैं जिससे बहुत तेज़ी से जो है क्या होता है, एएमपीसी में क्या होता है, मशीन से सॉर्टिंग का काम होता है। यहाँ मशीनें जो होती हैं ये जान लीजिए आप कि 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। एक होता है एलएसएम और एक होता है एमएमएस, ठीक है। एलएसएम को कहते हैं लेटर सॉर्टिंग मशीन, ठीक है। एमएमएस को कहते हैं मेल मोटर सर्विस, इसको मत करिएगा। एमएमएस को कहते हैं मिक्स्ड मेल सॉर्टर, मिक्स्ड मेल सॉर्टर। फिर क्या करा, जैसा कि इसकी कह रहा है कि हाई स्पीड ऑफ सॉर्टिंग है, यानी इसकी सॉर्टिंग की स्पीड बहुत तेज है। तो जो आपकी एलएसएम है इसकी स्पीड कभी कभी पेपर में पूछी जाती है, ये है 35,000 आर्टिकल पर आवर। 1 घंटे में 35,000 वस्तुएं ये शॉर्ट करती है। क्या, कौन शॉर्ट करती है, एलएसएम। अगली अगर आप आ जाइए एमएमएस की बात कर लेते हैं, तो इसकी जो स्पीड है वो 18,000 यानी कि 18,000 पर आवर। यहाँ ये चीज़ ध्यान रखिएगा कि ये जो गिनती आपको दी गई है ये पर आवर में है। क्या है, ये पर आवर में है। तो ये हो गई इस मशीन की शॉर्टिंग। 2 शहरों में मशीन लगाई गई है जो तेज़ी से आपकी डाक शॉर्टिंग का काम करे। अब देखिए, अब आरएमएस में जैसे मैंने बताया कि बहुत सारी ब्रांच होती हैं। अब वहाँ की देखिए, ये फिर अगली डिफिनीशन आपकी आ गई सीआरसी। तो ये क्या है, मेल ऑफिस है। इसकी जो रजिस्ट्रेशन ब्रांच है, ठीक है, जहाँ पे जो रजिस्ट्रेशन का जो वर्क है किससे होता है, कंप्यूटर से, तो उसको सीआरसी या कंप्यूटराइज्ड रजिस्ट्रेशन सेंटर का था। मेल ऑफिस की शाखा, मेल ऑफिस की क्या है, ये शाखा है। कौन सी शाखा, रजिस्ट्रेशन शाखा। जहां रजिस्ट्रेशन का काम कंप्यूटर के माध्यम से होता है उसे सीआरसी कहा जाता है, ठीक है। फिर आ गया कि सीआरसी जो है, सीआरसी आपका मेल ऑफिस इटसेल्फ भी हो सकता है, मेल ऑफिस में भी हो सकता है, और इसके अलावा किसी अन्य लोकेशन पर हो सकता है। यानी सीआरसी आपका मेल ऑफिस में हो सकता है या किसी अन्य स्थान पर। अन्य स्थान यानी कि सेपरेट लोकेशन, अन्य स्थान पर हो सकता है। चलिए अगला आ जाइए, शॉर्टिंग सब ऑफिस। इसको अब नहीं पढ़ना है क्योंकि अब ये कॉन्सेप्ट जो है एमएनओपी आ गई है। तो कोई भी जो है सब ऑफिस जो है वो मेल लाइन पे जो होकर के सॉर्टिंग नहीं करता है, आर्ट की उसकी सॉर्टिंग नहीं करता है, ठीक है। तो ये जो चूंकि एमएनओपी आ गया है तो ये अब कंसेप्ट यूज में नहीं, तो इसलिए इस डिफिनीशन का महत्व आपका नहीं रह गया है। इसी तरह जैसे एमएनओपी आ गया तो ये जो नोडल पोस्ट ऑफिस है ये आपकी 11A का डिफिनीशन नहीं रह गया है। लेकिन अगर आप जानना चाहें तो सीधा क्या है कि नोडल पोस्ट ऑफिस क्या है कि जो आरएमएस के सुपरिटेंडेंट हैं वो एक शॉर्टिंग आरएमएस के सुपरिटेंडेंट यानी कि जो एसआरएम या एसएसआरएम है वो एक शॉर्टिंग डायग्राम सप्लाई कर देते हैं, ठीक है, सॉर्टिंग डायग्राम कर देते हैं, ठीक है। तो किसको, नेबरिंग पोस्ट ऑफिस को, यानी नज़दीकी या कह लीजिए या पड़ोसी कह लीजिए, पड़ोसी डाकघर को। देखिए पड़ोसी वो क्या करते हैं, पड़ोसी डाकघर से डाक प्राप्त करते हैं, उसकी छटाई कर देते हैं, ठीक है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो पीक आवर में मान लीजिए कि जो शॉर्टिंग होती है उससे
बचा जा सकता है। तो ये चूंकि MNOP आ गया है तो उतना इम्पॉर्टेंट अब नहीं रह गया है। यहाँ से आप एक चीज़ ध्यान रखिए, ठीक है, खाली अगर आपको याद रखना है तो इससे आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि शॉर्टिंग डायग्राम कौन सप्लाई करता है। ये शॉर्टिंग डायग्राम गिवन बाई RMS सुपरिटेंडेंट, कि शॉर्टिंग डायग्राम RMS के सुपरिटेंडेंट को दिया जाता है। और मैं पहले बता चुका हूँ कि RMS के सुपरिटेंडेंट को क्या कहा जाता है, SRM या SSRM। चलिए आगे चलते हैं, ये आपका इंपॉर्टेंट है। CBU या KBU, केंद्रीय बैगिंग यूनिट, जैसा इसका नाम है, सेंट्रल बैगिंग यूनिट, ठीक है। तो ये क्या है, ये RMS की एक ब्रांच है, ठीक है। CBU या KBU क्या है, ये भी RMS की एक ब्रांच है। RMS की ये ब्रांच है, RMS की ब्रांच है, ठीक है। यहां से क्या होता है, ये ब्रांच क्या करती है, देखिए जैसे लिखा है, हेयर द बंडल्स प्रिपेयर्ड बाय द पोस्ट ऑफिस मेल ऑफिसर्स ग्रुप आर इनक्लोज इन अ डायरेक्ट, कि जो PO या मेल ऑफिस कि जो बंडल बनते हैं, ठीक है, बंडल जो ये बनाते हैं, प्रिपेयर करते हैं बंडल, इनको या तो ग्रुप्ड किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, या डायरेक्ट बैग सीधे थैलों में बंद किया जाता है, ठीक है। फिर देखिए जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, देयर आर 80 पोस्ट ऑफिस इन सिटी, ठीक है, कि 20 बंडल बनाया, 80 पोस्ट ऑफिस हैं, 20 ये, तो ये डिफरेंट टाइप से इसको करते हैं। तो यहाँ जो, ठीक है, जो इम्पॉर्टेंट है सिर्फ ये इतना है कि ये है क्या, ठीक है, जितना मैंने आपको बताया इस डिफिनीशन में, कि आपको इम्पॉर्टेंट सिर्फ आपका ये इतना है, इतना पोर्शन, कि ये क्या है, RMS की ब्रांच है, क्या करती है, बंडल प्रिपेयर, जो पोस्ट ऑफिस या मेल ऑफिस के द्वारा बंडल होने को ग्रुपिंग और डायरेक्ट डिस्क्लोजिंग का काम किया जाता है, ठीक है, सिर्फ इतना। अब आपकी इंपॉर्टेंट डिफिनीशन, इसको मैं इंपॉर्टेंट बता जाऊँ दोस्तों, उसको आप पढ़िए ध्यान से, इंपॉर्टेंट, दोनों ही डिफिनीशन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए RLO के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो पहला चीज़ तो सीधा एग्जाम में पूछा गया है कि एब्रीविएशन जो RLO है उसका फुल फॉर्म क्या है, देखिए, ठीक है। तो इसका फुल फॉर्म जो है वो रिटर्न्ड लेटर ऑफिस है। क्या है, देखिए आपको लिखा हुआ है, रिटर्न्ड लेटर ऑफिस। हिंदी में अगर इसकी बात करें तो इसको कहते हैं पुनः प्रेषण केंद्र, RLO को पुनः प्रेषण केंद्र। अब RLO कहाँ होता है स्थित, ठीक है, जो डिफिनीशन में लिखा है, ये होता है स्टैब्लिश सर्किल हेडक्वार्टर। देखिए रिटर्न लेटर ऑफिस इज स्टैब्लिश एट द सर्किल हेडक्वार्टर ऑफ ए पोस्टल सर्किल, ठीक है। ये क्या करता है, ये जो डीलिंग करता है, ये अनक्लेम्ड और रिफ्यूज्ड आर्टिकल, जैसे जिसे दोनों लोगों ने लेने से मना कर दिया हो, प्रेषक। और इसके अलावा एक काम और इंपॉर्टेंट है, देखिए रिफ्यूज्ड आर्टिकल, या, ठीक है, आर्टिकल्स विथआउट एड्रेस और, देखिए लिखा हुआ अनडिफरेंशिएबल डिशिफरेबल और इनकम्प्लीट, यानी कि जो अपठनीय हो, ठीक है, जिन वस्तुओं पर कोई पता दिया हो या पता दिया हुआ अस्पष्ट हो या अधूरा हो, उनका डिस्पोजल RLO के माध्यम से किया जाता है, ठीक है। अब आप आ जाइए अगली डिफिनीशन की ओर। अगली डिफिनीशन आपकी है ट्रांसक्रिप्शन सेंटर। इसको अगर हिंदी में कहें ट्रांसक्रिप्शन सेंटर को तो कहते हैं लिपि यंत्रण केंद्र। क्या कहते हैं, लिपि यंत्रण, लिप यंत्रण केंद्र। जैसा कि नाम से स्पष्ट है कि लिपि, तो ये इसका क्या काम है, ठीक है। तो ये जो होता है ट्रांसक्रिप्शन सेंटर, शॉर्टकट में अगर इसको कहते हैं तो TS, ठीक है। TS जो होता है ये शॉर्टिंग ऑफिस में होता है। किस शॉर्टिंग ऑफिस में, जो हेडक्वार्टर ऑफ दी सर्किल पे। तो क्वेश्चन सीधा ये था, ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होता है सेंटर, तो शॉर्टिंग ऑफिस में स्टैब्लिश होता है जो सर्किल के मुख्यालय पर हो, या
किसी अन्य जगह। ठीक है, तो जो इम्पॉर्टेंट लाइन है वो आपकी यही है कि सर्किल के हेडक्वार्टर पे होता है। इसका काम क्या है? ठीक है, ठीक है, तो ये क्या करता है, पतों को, जैसा कि इस पे लिखा हुआ ना ट्रांसक्रिप्ट इनटू इंग्लिश, पतों को अंग्रेजी में लिख देता है। जो भी पते जैसे क्षेत्रीय भाषा में लिखे हैं, जैसे कन्नड़, तेलुगु, तमिल, जो भाषाएं जैसे राष्ट्रों में बोली, राज्यों में बोली जाती हैं, पर जैसे अन्य जगह पे उतना लोग जानकारी नहीं है, तो ये क्या करता है सिंपल, कि जो डाकघर या मेल ऑफिस, डाकघर या मेल ऑफिस में जो वस्तुएं रीजनल पते के साथ यानी क्षेत्रीय भाषा में लिखी रहती हैं, उसको हिंदी भाषा में उसका ट्रांसलेशन कर देता है। अगला आप आते हैं, अगला देखिए द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब धीरे धीरे आपका जो भी आएगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे इंपॉर्टेंट कहा जाए उसे आप लोगों को बार बार दोहराना है। ठीक है, अब यहाँ पे आप आ जाइए कि ये कहता है कि डिफिनीशन है ऑफिस ऑफ एक्सचेंज, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज, ट्रांजिट बैंक, फॉरेन पोस्ट ऑफिस, सब, ये 4 डिफिनीशन हैं आपकी, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ए पोस्ट ऑफिस और सॉर्टिंग ऑफिस और सेक्शन विथ एक्सचेंजेबल मेल्स विथ ऑफिसेज इन फॉरेन कंट्रीज। ठीक है, कोई भी डाकघर या सॉर्टिंग ऑफिस या सेक्शन जो मेल का एक्सचेंज करता है विदेशों से, उसको ऑफिस ऑफ एक्सचेंज कहा जाता है। यानी कि ऑफिस ऑफ एक्सचेंज कह दें, यानी ओ ई, यानी कि इसको हिंदी में अगर बात करें तो इसको कहते हैं डाक विनिमय केंद्र। ठीक है, कोई भी डाकघर हो चाहे कोई मेल ऑफिस हो जो विदेशों से डाक का आदान प्रदान करेगा, वो ऑफिस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कहलाएगा, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज कहलाएगा। ठीक है, ये अन्य डाकघरों से करता है। जब ये डाक का डिस्पैच करता है तो डिस्पैच ऑफिस कहलाता है, जब रिसीव करता है तो रिसीविंग ऑफिस कहलाता है। ठीक है, फिर ये देखिए लिखा द टर्म आउटवर्ड ऑफिस ऑफ एक्सचेंज एंड इनवर्ड ऑफिस डिस्क्राइब देम। इसी तरह जैसे जब वो आउटवर्ड मेल करता है तो आउटवर्ड ऑफिस कहलाता है, इनवर्ड मेल करता है तो इनवर्ड ऑफिस कहलाता है। ठीक है, तो ये होगा आपका ऑफिस ऑफ एक्सचेंज। फिर देखिए अगला कह रहा है एन ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑन द बॉर्डर विच ओनली रिसीव्स एंड डिस्पैचेज क्लोज्ड बैग और रिसीव्ड अदर ऑफिस एक्सचेंज इन मीन इन्होंने ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांजिट। जैसे वहाँ ट्रांजिट ऑफिस था, तो जो भी किसी देश की सीमा पर यानी बॉर्डर पर हो, वो ऑफिस ऑफ एक्सचेंज जो बॉर्डर पर हो, जो केवल रिसीव करे और डिस्पैच करे, छटाई का नहीं करेगा, क्लोज बैग का, तो उसको ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांजिट कहा जाता है। क्या कहलाता है वो? ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांजिट। बॉर्डर पर हो, ऑफिस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ट्रांजिट कहलाता है। ठीक है, फिर इसमें ये क्या करेगा, जब खुला बंद लेता है तो क्या करेगा, ये बैग क्लोज नहीं करेगा फॉरेन कंट्रीज के लिए और ना ओपन करेगा, जो विदेश से आया दोनों ओपन नहीं करेगा। ठीक है, इसका मेन काम क्या है कि डाक वाक टाइप का है कि विदेशी एडमिनिस्ट्रेशन से मेल का एक्सचेंज करे, जो बॉर्डर पे रहेगा खाली विदेशी जो भी उससे एक्सचेंज करे। अगला आप आ जाइए फॉरेन पोस्ट ऑफिस। ठीक है, आप फॉरेन आपके लिए फॉरेन पोस्ट ऑफिस। ठीक है, इसका जो काम होता है द वर्क ऑफ कस्टम ड्यूटी एंड फॉरेन मेल्स इज कैरिड आउट। यहाँ पे क्या होता है, फॉरेन फॉरेन पोस्ट ऑफिस कह दीजिए, एफपीओ मान लीजिए कह देते हैं अगर, तो यहाँ कस्टम ड्यूटी का असेसमेंट होता है और कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। ठीक है, सीमा शुल्क, कस्टम ड्यूटी को सीमा शुल्क कहेंगे। यहाँ कस्टम ड्यूटी लगाई जाती है। फिर देख ऑल दो मेल्स में भी इंटरसेप्ट, यहाँ मेल रोकी भी इंटरसेप्ट भी की जा सकती है कि भाई कि जैसे कोई ऐसी आर्टिकल तो नहीं जा रही विदेश कि जो ड्यूटीएबल, कि जिसपे सीमा शुल्क या उत्पाद शुल्क या किसी प्रकार का शुल्क लगना, वो तो नहीं जा रही बिना शुल्क लगाए। ठीक है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो ये है वो आपकी ये है, द वर्क ऑफ एक्चुअल असेसमेंट ऑफ ड्यूटी इज डन इन द फॉरेन पोस्ट ऑफिस।
ठीक है। और अगर मान लीजिए कि इसके लिए असेसमेंट ऑफ ड्यूटी के लिए आर्टिकल अगर खोला जाना आवश्यक है तो वो काम कौन करेगा? फॉरेन पोस्ट ऑफिस करेगा। ठीक है, फॉरेन पोस्ट ऑफिस करेगा। ठीक है, अगर कोई आर्टिकल आ गया तो उसको एग्जामिनेशन करेंगे और असेसमेंट के बाद ही भेजेंगे। फिर आप आ जाइए सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस। सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस क्या है? ठीक है, पहली चीज इंपॉर्टेंट कि ये कोई एक्सचेंज ऑफिस नहीं है। ये क्या है? सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस इज नॉट एन एक्सचेंज ऑफिस। ये किसी प्रकार का डाक विनिमय ऑफिस नहीं है। मतलब कि ना तो ये बैग क्लोज करेगा, ना ओपन करेगा, ना रिसीव करेगा, ना देखिए लिखा हुआ जैसे कि व्हिच डज नॉट क्लोज बैग, व्हिच डज नॉट रिसीव फ्रॉम फॉरेन कंट्री बैग, ये प्राप्त भी नहीं करेगा। लेकिन ये क्या करेगा? कस्टम का एग्जामिनेशन करेगा, असेसमेंट करेगा और अकाउंटिंग करेगा, कैरीड आउट। यहाँ पे क्या होता था? एक्चुअल असेसमेंट होता था। ठीक है, एक्चुअल अगर पूछा जाए कि एक्चुअल असेसमेंट ऑफ ड्यूटी कहाँ होती है तो वो होती है फॉरेन पोस्ट ऑफिस में। ठीक है, ओपनिंग ऑफ आर्टिकल इसके लिए फॉरेन पोस्ट। लेकिन सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस में क्या होता है? यहाँ कस्टम एग्जामिनेशन होता है, कस्टम असेसमेंट होता है और कस्टम ड्यूटी का लेखा में लिया जाता है, हिसाब में। ठीक है, इसको क्यों खोला जाता है? सच फॉरेन पोस्ट ऑफिस आर ओपन मेनली फॉर द कन्वीनियंस। ये जो भेजने वाले हैं उनके सुविधा के लिए खोला जाता है और पाने वाले की सुविधा के लिए, कि जैसे कोई ड्यूटी लगा दी गई तो अपने डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर सके और अपना आर्टिकल जैसे कि अगर डिटेन कर लिया गया उसको छुड़वा सकें। सच सब फॉरेन पोस्ट ऑफिस आर ओपन मेनली फॉर द कन्वीनियंस ऑफ सेंडर्स एंड एड्रेसी हु मे बी रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट डॉक्यूमेंट etc फॉर द रिलीज ऑफ डिस्पैच ऑफ दियर फॉरेन आर्टिकल। ये एग्जाम में आ चुका है इसलिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया, ये आपको पढ़ना है। फिर अब आप आ जाइए ट्रांजिट सेक्शन। सेक्शन पहली चीज आप ये जानिए सेक्शन क्या होता है। जैसे जो ट्रेन होती है उससे जो भी डाक ले जाई जाती है ट्रेन से, जो डाक विभाग का डिब्बा होता है उसको सेक्शन कहते हैं। ठीक है, ट्रेन में डाक विभाग के डिब्बे को सेक्शन कहते हैं। आगे देखिए ट्रांजिट सेक्शन। ट्रांजिट सेक्शन आर ट्रेवलिंग ऑफिसर्स क्या है? ऑफ द रेलवे मेल सर्विस वर्किंग ऑन द रेलवे आर रिवर स्टीमर लाइन्स। देखिए जैसा मैंने आपको बताया था कि रेल रिवर एयर सब जो है वो आरएमएस है, उसी तरह क्या है ये, चाहे ट्रेन हो चाहे स्टीमर हो। पहली बात तो ये पूछा था किस तरह का ये ऑफिस है, तो ये क्या है? ट्रेवलिंग ऑफिस है, यानी चलता फिरता ऑफिस है। ठीक है, अब जैसे कि वहां मैंने आपको बताया था वैसे इसके भी इंचार्ज कौन होते हैं? मेल गार्ड या मेल एजेंट। वही चीज डेफिनेशन में लिखी हुई है, ये आपका हो गया। ठीक है, और जो सेक्शंस होते हैं वो भी सेट की तरह ही सीरियली नंबर्ड होते हैं। ठीक है, ठीक है, उसके पीछे क्या होता है कि आरएमएस। जैसे सपोज करिए कि आपका ओ डिवीजन है लखनऊ का, तो सेक्शन किस तरह लिखा जाता है? सेक्शन इस तरह लिखा जाएगा O16, O15, ठीक है, G30, सीरियली नंबर्ड होगा। सेक्शन जो भी होगा सीरियली नंबर्ड होगा उसके पीछे ये। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, सेक्शन आर नंबर्ड सीरियली एंड डेजिग्नेटेड बाय द नेम, यानी इनका नामकरण जो होता है वो आरएमएस के नाम के आधार पर होता है। अगला ये क्वेश्चन, अगला है मेल ऑफिस। मेल ऑफिस जो है ये भी आरएमएस का पार्ट है। ये स्टेशनरी ऑफिस है। पहली चीज जानिए कि मेल ऑफिस क्या है? स्टेशनरी ऑफिस है आरएमएस का। आरएमएस का स्टेशनरी ऑफिस है। ठीक है, ये दो प्रकार के होते हैं, शॉर्टिंग मेल ऑफिस और ट्रांजिट मेल ऑफिस। ठीक है, फिर कह रहा था प्रिंसिपल पार्ट ऑफ द डिफरेंस दैट व्हाइल फॉर्मर डील विद द। ठीक है, तो जो शॉर्टिंग ऑफिस होता है इसके इंचार्ज को जैसे कहा जाता है, और जो ट्रांजिट मेल ऑफिस का इंचार्ज होता है उसको मेल एजेंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मेल एजेंट।
ये देख लेंगे आप। ठीक है, अब दोनों का काम क्या क्या है, दोनों का काम क्या है। ठीक है, ठीक है, ये क्या करता है सॉर्टिंग मेल ऑफिस, ये हमेशा क्लोज्ड बैग में डील करता है, ये आप पहले भी जान चुके हैं। और ये कंटेंट से डील करता है, जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, और ये फॉरवर्ड बैग भी डील करता है। अब आ जाइए, ठीक है, कि कारपोरेट मेल ऑफिस या बल्क मेल सेंटर, सीएमओ, बीएमओ, यहाँ से 2-3 पॉइंट आपके बड़े इंपॉर्टेंट निकल के आएंगे। सीएमओ और बीएमओ, कारपोरेट डाक कार्यालय, अगर हिंदी में कहें तो कारपोरेट डाक कार्यालय या थोक डाक कार्यालय। ठीक है, अब ये देखिए बड़े शहरों में अगर है, ये बड़े शहरों में होते हैं। अगर कोई भी बल्क, बड़े शहरों की अगर बात करें, बिग सिटीज, तो यहाँ क्या होते हैं, बल्क मेलर होते हैं। इसी तरह स्मॉल सिटीज में भी होते हैं। उसी का यहाँ पे बारे में बताया गया। तो अगर बड़े शहरों की बात करें तो जो 5,000 अनरजिस्टर्ड आर्टिकल या 250, ठीक है, एट ए टाइम दे, तो वो आइडेंटिफाई बल्क मेलर होगा। अगर यही छोटे शहरों की बात किया जाए तो ये संख्या कम है। ठीक है, इन बल्क मेलर को क्या दिया जाता है, एक कस्टमाइज्ड, देखिए शॉर्टिंग लिस्ट दी जाती है। ठीक है, ये क्या करते हैं, बंडल्स में आर्टिकल लाते हैं। ठीक है, बंडल में लाएंगे तो उसके साथ क्या लाएंगे, इनवाइस लाएंगे। देखिए लिखा हुआ है, दीज बल्क मेलर्स आर सप्लाइड विद कस्टमाइज, ये बंडल्स आर प्रिपेयर्ड इन बल्क मेलर साइज पर कस्टमाइज सार्टिंग। जो सार्टिंग लिस्ट होगी उसमें देख कैसे बनाना है। बंडल का डिटेल इनवाइस में रहेगा, इनवाइस क्या रहेगी, डुप्लीकेट रहेगी, जो बल्क मेल सेंटर में लाई जाएगी। ठीक है, जो इसका ऑफिसर इंचार्ज होगा वो इसको वेरीफाई करेगा और इसको फर्दर डिस्पैच करेगा। तो क्वेश्चन सीधा ये आता है कि बल्क मेलर कौन है। तो बिग सीरीज में की बात की जाए तो जो 5,000 अनरजिस्टर्ड या 250 रजिस्टर्ड एक बार में लाए उसको बल्क मेलर कहा जाएगा। फिर उनको एक कस्टमाइज सार्टिंग लिस्ट दी जाएगी, वो बंडल बना कर लाएंगे। अगला एमएमसी, मास मेलिंग सेंटर। जैसे बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो बहुत लगातार कस्टमर हुआ, रेगुलरली पोस्टिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ लेटर्स, कि जो लगातार बहुत से पत्र आदि भेज रहे हैं, तो उनकी सहायता के लिए बड़े शहरों में मास मेलिंग सेंटर की स्थापना की गई है। ठीक है, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ये लूज लेटर ले लें, सर्कुलर ये सब ले लें, यानी कि ये खुले पत्र लेते हैं, उनको फिर चिपका करके, मोड़ करके, फ्रैंक करके इसको डिस्पैच करते हैं। तो यहाँ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, इनका काम क्या है कि लूज लेटर रिसीव कर लेना, सर्कुलर, बैंक के लिफाफे, बीमा लिफाफे, इसको लेना। अब यहाँ जो उनको लेकर के ये तैयार करते हैं, पता आदि लिखते हैं, ये डिस्पैच करते हैं। यहाँ ये चीज़ पेपर में आ चुकी है कि जो मास मेल सेंटर हैं वो कॉलेज स्टूडेंट, हाउसवाइफ, पेंशनर की सहायता ले सकते हैं आवरली बेसिस पे, यानी घंटे के दर पे ये लोगों को इंगेज करते हैं। वो कहते हैं कि आइए हमारा काम कराइए। और फिर इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो ये एक्सपेंडिचर होगा भाई बच्चों को इंगेज करने का, ये एक्सपेंडिचर कस्टमर को पे करना होगा। यानी कि मान लीजिए आर्टिकल भेजने का चार्ज अगर 5 रुपये है, उसके अलावा अगर मान लीजिए एक आर्टिकल पे अगर इंगेजमेंट का खर्चा 100 रुपये आ रहा है और 5,000 आर्टिकल पोस्ट कर, तो ये पोस्टेज का तो 5,000 गुणे 5 देना ही है, प्लस ये 100 रुपये भी देना है। तो ये इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। पहला कि मास मेलिंग सेंटर का काम क्या है और वो किसको रख सकते हैं काम में। इसी तरह फिर अब अगला है प्रेस सॉर्टिंग ऑफिस। ये क्या होता है, ये पीएसओ जो है एक तरह का, जैसे इसके नाम में लगा है सॉर्टिंग ऑफिस, तो क्या है, सॉर्टिंग ऑफिस है जो कहाँ इस्टेब्लिश है, न्यूज़पेपर के प्रेमिसेज में। ठीक है, इसका जितना भी पीएसओ न्यूज़पेपर के उसमें इस्टेब्लिश है, न्यूज़पेपर में, न्यूज़पेपर के प्रेमिसेज, इसका सारा खर्चा, द इंटायर एक्सपेंडिचर टुवर्ड द वेजेस ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट इज बोर्न बाय द न्यूज़पेपर पब्लिशर। कि इसकी स्थापना में या इसके कामकाज में जो भी खर्चा आएगा वो न्यूज़पेपर के मालिक को देना पड़ेगा।
साथ ही साथ फिर आगे देखिए क्या लिखा हुआ है, ठीक है। स्टेशनरी भी जो वो न्यूज़पेपर देगा इसकी ऑफिस की वर्किंग के लिए, ठीक है। जैसा उसकी न्यूज़ टाइमिंग होगी उस हिसाब से ये फंक्शन करेगा। और डायरेक्ट लेटर बैग क्या करता है पीएसओ, ये डायरेक्ट लेटर बैग क्लोज करता है। क्या करता है, किसको करता है, पोस्ट ऑफिस और सॉर्टिंग ऑफिस को। ठीक है, आगे चलते हैं। रिकॉर्ड ऑफिस एचआरओ, देखिए आरएमएस के जो कार्यालय होते हैं वो एक होता है रिकॉर्ड ऑफिस, तो ये दो तरह का होता है, एचआरओ और एसआरओ। आरएमएस का देखिए रिकॉर्ड ऑफिस क्या है, रिकॉर्ड ऑफिस इज स्टेशनरी ऑफिस ऑफ द रेलवे मेथड, ये भी एक स्टेशनरी ऑफिस है। यहाँ पे क्या होता है, यहाँ वर्क पेपर प्रिपेयर होता है, कार्य पत्र, वर्क पेपर वेयर द वर्क पेपर ऑफ द इंस्ट्रक्शंस अटैच्ड टू इट आर प्रिपेयर्ड चेक्ड एंड प्लेस्ड ऑन रिकॉर्ड, की इसकी चेकिंग होती है और रिकॉर्ड में रखा जाता है, ठीक है। इसके बाद ये क्या करते हैं, फॉर्म बैग स्टेशनरी सेक्शंस को सप्लाई करते हैं। रिकॉर्ड ऑफिस का इंचार्ज को क्या कहते हैं, रिकॉर्ड अफसर, ठीक है। अगली है जी एचआरओ, ये भी स्टेशनरी ऑफिस है। ये कहाँ होता है एचआरओ, ये आरएमएस डिवीजन के हेडक्वार्टर पे होता है। ये क्या करता है, ये रिकॉर्ड ऑफिस का तो काम करता ही है, यानी वर्क पेपर का रख रखाव सप्लाई सेक्शन को, ये इसके साथ साथ ये करता है सैलरी पूरे डिवीजन की और कॉन्टीजेंट बिल पूरे डिवीजन का प्रिपेयर करता है। जैसे हेड ऑफिस में अकाउंट ब्रांच करती है वैसे ही आरएमएस की बात अगर की जाए तो वो काम एचआरओ का है, ठीक है। देखिए इसका जो हेड रिकॉर्ड ऑफिस की, ये हेड रिकॉर्ड ऑफिस है, इसके इंचार्ज को क्या कहेंगे, एचआरओ। हेड रिकॉर्ड ऑफिस के इंचार्ज को क्या कहते हैं, हेड रिकॉर्ड अफसर कहते हैं। फिर यही चीज़ अगर बात की जाए एसआरओ की, अगर बात की जाए एसआरओ की, तो ये भी क्या है, एक स्टेशनरी ऑफिस है। कहाँ होता है, मेल ऑफिस पे, जिस स्टेशन में मेल ऑफिस होता है वहीं ये होता है। ये भी सारे काम वही करता है, ये वर्क पेपर बनाता है मेल ऑफिस के साथ साथ सेक्शन के भी। बाकी सारे काम जो रिकॉर्ड ऑफिस के वो करता है, ठीक है। जो इसका इंचार्ज होगा सब रिकॉर्ड ऑफिस का, वो सब रिकॉर्ड अफसर कहलाएगा, ठीक है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो ये है कि एक जो एसआरओ है वो एचएसए यानी हेड सॉर्टिंग असिस्टेंट और सब सॉर्टिंग असिस्टेंट या मेल एजेंट की तरह भी काम कर सकता है। चलिए आगे चलते। अब आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ये आपका इंपॉर्टेंट है, बैग ऑफिस। जैसा कि अभी आपके बैग ऑफिस जो है वो 4 टाइप के हैं। पर जी बैग ऑफिस है क्या, ठीक है। जो बैगों का जो है फॉरवर्डिंग अननेसेसरी मूवमेंट ऑफ बैग्स, न्यू सिस्टम ऑफ बैग काउंटिंग है बी इंट्रोड्यूस क्लासिफाइंग, ये कि जो बैग हैं जैसे खाली थैले हैं उनका अननेसेसरी मूवमेंट ना हो। तो अगर ये क्वेश्चन है अननेसेसरी मूवमेंट ना हो बैगों का तो कौन स्थापित किया गया, बैग ऑफिस। ये 4 तरह के बैग ऑफिस बनाए गए, यूबीओ यूनिट बैग ऑफिस, डीबीओ डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस, फिर सीबीओ सर्किल बैग ऑफिस, फिर एक और सीबीओ होता है, चाहे इसको आप केबीओ कह लीजिए याद रखने के लिए, केंद्रीय बैग ऑफिस। यहाँ क्या रहता है, खाली थैले, खाली
थैले। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ से जो इंपॉर्टेंट चीज़ें आएगी आपको मैं हाईलाइट करता चलूँगा। देखिए, यूबीओ की बात अगर करें तो हर पोस्ट ऑफिस, यानी अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ थोड़ा, क्या है, एवरी पीओ, लेकिन बीओ को छोड़कर, किसको, एवरी पीओ अदर देन बीओ। ठीक है, पीओ प्लस ईडीएसओ को यूबीओ कहा जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, न्यूनतम और अधिकतम स्टाफ होगा कि भाई न्यूनतम आप 10 थैले रखेंगे, अधिकतम 25। ये फिक्स किया जाता है, कौन फिक्स करता है, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस फिक्स करते हैं। ठीक है, 1 जुलाई को वेरीफाई होता है हर ऑफिस में। देखिए इंपॉर्टेंट है, एक डे बैग बुक मेंटेन करेंगे, क्या करेंगे, और एक डेली बीबीआर डीबीओ को देंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर मैं लिख दूं कि यूबीओ क्या करेगा, डीबीओ को एक डेली बीबीआर भेजेगा। बीबीआर माने बैग बैलेंस रिपोर्ट। यहाँ क्या मेंटेन करेगा, डे बैग बुक। अब आ जाइए डिस्ट्रिक्ट बैग ऑफिस पे, जो भी एवरी एचआरओ एंड एसआरओ, ये डीबीओ होगा। कोई भी एचआरओ हो या एसआरओ आरएमएस का, वो डीबीओ होगा। दिस विल मेंटेन बैग अकाउंट फॉर ऑल टाइप ऑफ बैग। ठीक है, फिर आपका डीबीओ ये क्या करेगा, ये मेंटेन कर, ये जो मेंटेन करेगा बैग अकाउंट डीबीओ, ये अपना तो करेगा ही, इसके साथ साथ डीबीओ सेल्फ का करेगा और यूबीओ का भी करेगा। जो भी इससे अटैच है उनका सबका ये करेगा। बहुत अगर एक्सेप्शनल कोई केस है तो एचओ जो है वो डीबीओ की तरह फंक्शन कर सकता है, वरना ये फंक्शनिंग जो करेगा वो हमेशा आरएमएस ही करेगा। सीबीओ आ जाइए, अगला सीबीओ सर्किल बैग ऑफिस। ठीक है, ये कौन होता है, जो पीएचडी होती है सर्किल हेडक्वार्टर पे, वो सीबीओ की तरह फंक्शन करेगी। ये इसके अलावा इसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि डीबीओ और यूबीओ का इंस्पेक्शन करे और जो बैग बैलेंस है उसका वेरिफिकेशन करे। इसके अलावा ये क्या करती है, ये बैगों की खरीदना, बैगों को बांटना, उसकी रिपेयरिंग का ऑक्शन करने का दायित्व तो ये सर्किल बैग ऑफिस का होता है। फिर अगला होता है, और सर्किल बैग ऑफिस जो डीबीओ होते हैं वो सर्किल बैग ऑफिस को, यूबीओ डीबीओ को रिपोर्ट करते हैं, डीबीओ सीबीओ को करता है और सीबीओ फिर सीबीओ को करता है, नहीं करता है। यही हायरार्की है। सेंट्रल बैग ऑफिस क्या है, तो ये क्या है, डी सेक्शन ऑफ पोस्टल डायरेक्टरेट जो है, यानी डाक निदेशालय का डी सेक्शन जो है वो सेंट्रल बैग ऑफिस है। ये एक सीबीओ सर्किल बैग ऑफिस होता है, एक सेंट्रल बैग ऑफिस होता है। यहाँ पर कोई बैग नहीं होता, दिस डज नॉट डील विथ एनी बैग्स। ठीक है, पर ये क्या करता है कि बैगों के खरीद फरोख्त या उसके वितरण के संबंध में जो करेस्पॉन्डेंस होता है उससे डील करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। शॉर्टिंग असिस्टेंट क्या है, शॉर्टिंग असिस्टेंट आप सभी लोग जानते हैं कि जो आरएमएस में काम करता है, आरएमएस में अदर सुपरवाइजिंग ऑफिसर्स को छोड़ करके, मेल गार्ड को छोड़कर और क्लास फोर्थ को, सब शॉर्टिंग असिस्टेंट कहलाते हैं। ठीक है, जो भी कर्मचारी आरएमएस में काम करते हैं, सुपरवाइजिंग ऑफिसर्स, मेल गार्ड और क्लास 4 लिखा है इसको, एमटीएस को छोड़कर जो भी है उनको शॉर्टिंग असिस्टेंट कहा था। यहाँ पे आपका इंपॉर्टेंट है सब्सिडरी शॉर्टिंग असिस्टेंट, ये आ चुका है आईपी 2015-16 में पूछा गया एक प्रश्न है। ये कौन है, ये जो एक सॉर्टिंग ऑफिस में, जब से सॉर्टिंग लगा, सॉर्टिंग असिस्टेंट कहाँ होते हैं, सॉर्टिंग ऑफिस में होते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या करते हैं, ओनली ए पोर्शन ऑफ इट्स वर्किंग आवर्स। ठीक है, तो ये क्या करते हैं कि एक पोर्शन ऑफ वर्किंग आवर में एक सेट की सहायता करते हैं जहाँ पे काम बहुत अधिक है और बहुत ज़्यादा काम है, तो एक सेट की सहायता में एक निश्चित समयावधि के लिए जो काम करता है या थोड़े आवर्स के लिए, उनको जो है सब्सिडरी सॉर्टिंग असिस्टेंट कहता है, सेट ऑफ सेक्शन।
ठीक है, जहाँ पे सॉर्टिंग असिस्टेंट जो काम करते हैं बीट में हो चाहे सेक्शन में हो या दोनों डायरेक्शन में, उनको सेट कहा जाता है। ठीक है, जो थ्रू आउट द बीट, बीट क्या कहते हैं, जो ये जैसे सेक्शन क्या है, यहाँ से मान लीजिए कि चेन्नई से दिल्ली जा रहा है और दिल्ली से चेन्नई, तो ये वाइस वर्सा जो होता है इसको बीट कहते हैं। क्या कहते हैं? आरएमएस की बीट कहलाती है। ठीक है, तो इसमें जो फंक्शन करता है उसको क्या कहते हैं? सेट। सेट जैसा मैंने आपको बता दिया सीरियली नंबर्ड होते हैं और सीरियल नंबर डिजिग्नेट होता है। ठीक है, जो भी सेट होंगे स्टेशन के उनका सेम वर्किंग आवर होगा। ठीक है, सेम सेट में क्या होगा, सेम स्टेशन का अगर है तो क्या होगा, सेम वर्किंग आवर होगा, सेम नंबर ऑफ ऑफिशियल होंगे और सेम क्या होगा, मेल अरेंजमेंट होगा। ठीक है, फिर प्रश्न ये आता है, यहाँ से आता है, ये डिटरमाइन कैसे होता है? द नंबर ऑफ सेट ऑफ ए सेक्शन आर डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ वीकली वर्किंग आवर, कि एक साप्ताहिक जो है कार्यावधि है उसके आधार पर किसी भी सेक्शन का सेट डिसाइड होता है। आगे चलते हैं, अगला है आपका, ठीक है, सेट ऑफ मेल ऑफिस की बात अगर आप करते हैं तो ये भी जो मेल ऑफिस में काम करते हैं, मेल ऑफिस में भी सेट होता है। आर्मी सॉर्टिंग असिस्टेंट जो मेल ऑफिस में काम करते हैं उनके भी सेट को, कार्य को सेट कहा जाता है। ये भी कंसेक्यूटिव सीरीज में होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, मेल ऑफिस का सेट का क्या होता है, डिफरेंट वर्किंग आवर होता है, डिफरेंट मेल और सॉर्टिंग पैटर्न होता है, स्ट्रेंथ भी अलग अलग हो सकती है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है यहाँ पे। अगला ट्रिप। ट्रिप यानी कि हिंदी में अगर इसकी बात करें तो फेरा। ठीक है, तो जो सेक्शन है एक इंड से दूसरे इंड बीट में जो होता है, जो बीट है इसको मैंने पहले बताया था बीट कहते हैं, में की गई यात्रा को ट्रिप कहते हैं। ए जर्नी परफॉर्म बाय सेट ऑफ सेक्शन ट्रेवलिंग ऑन ड्यूटी फ्रॉम वन एंड ऑफ इट्स बीट टू अनदर इज कॉल्ड ए ट्रिप। ठीक है, अब ये क्या है कि अगर मान लीजिए हेडक्वार्टर स्टेशन है, अगर बाहर की ओर यात्रा की जाएंगी तो ये क्या हो जाएगा, आउटवर्ड ट्रिप, और हेडक्वार्टर की ओर यात्रा की जाएगी तो इनवर्ड इन ट्रिप कहेंगे इसको। क्या कहेंगे, इन ट्रिप और ये आउट ट्रिप। ये अगर आपका हेडक्वार्टर स्टेशन ए है तो यहाँ से जो आगे जाएंगे उसको क्या कहेंगे, आउट ट्रिप, और बाहर से हेडक्वार्टर की तरफ आएंगे तो इन ट्रिप कहा जाता है। ठीक है, फिर स्टेशन एंड शॉर्टिंग आर्टिकल्स। ठीक है, अब आते हैं स्टेशन एंड शॉर्टिंग आर्टिकल। तो स्टेशन और शॉर्टिंग आर्टिकल वो आर्टिकल है कि जो डाकघरों को भेजी जाती हैं, अनपेड और इनसफिशिएंटली पेड दोनों होती है, लेटर मेल के लिए, किसी भी सब ऑफिस या ब्रांच ऑफिस से बटने के लिए। ठीक है, तो ये HSO का जो है तो वो स्टेशन आर्टिकल होता है, अदर का जो होता है शॉर्टिंग आर्टिकल। तो पर इस कंसेप्ट की बहुत ज़्यादा वैल्यू नहीं रहेगी चूँकि MNOP आ गया, तो स्टेशन और शॉर्टिंग आर्टिकल का कंसेप्ट अब बहुत कम ही जगहों पर रह गया है। ठीक है, स्टेशन और शॉर्टिंग आर्टिकल का कंसेप्ट बहुत कम जगहों पर रह गया। अब अगला आप आ जाइए, लेबल्ड बंडल। ठीक है, ये क्या है, ए लेबल्ड बंडल इज ए कलेक्शन ऑफ फेज्ड एंड रजिस्टर्ड आर्टिकल ऑफ लेटर मेल टाइट विद ए चेक स्लिप। जैसे कि आर्टिकल जिस तरह से पता लिखा होता है ऐसे ये टाइट कर दी जाती हैं एक साथ आर्टिकल्स, और एक चेक स्लिप लगा दी जाती है इनके टॉप पर। ठीक है, और ये जो बंडल होता है इसको क्या कहा जाता है, एक सिंगल आर्टिकल। ठीक है, ये कहाँ खुलती हैं, जिसको ये एड्रेस रहती हैं। लिबरल सिंबल ऑफ कि कई ढेर सारे आर्टिकल जो होते हैं उसको फेस करके टाइट कर दिया जाता है, और एक जगह तो इसको सिंगल आर्टिकल
ट्रीट किया जाता है। ये फर्दर जो होता है क्या होता है कि दो टाइप के होते हैं। लेबल बंडल जो होते हैं, अब यहाँ से आपका इंपॉर्टेंट है, देखिए जो भी आपके लेबल बंडल होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। एक होता है स्टेशन बंडल और एक होता है शॉर्टिंग बंडल। शॉर्टिंग बंडल फर्दर दो टाइप के होते हैं, डिफर्ड और एक्सप्रेस। देखिए स्टेशन बंडल क्या होता है, ये स्टेशन के जो होता है, स्टेशन लिखा तो स्टेशन के अनरजिस्टर्ड आर्टिकल, ठीक है। ये पेड बंडल भी हो सकता है, खाली पेड आर्टिकल्स का, या अनपेड आर्टिकल, यानी यहाँ पे क्या हो सकता है, केवल पेड का भी बंडल हो सकता है या केवल अनपेड का भी बंडल हो सकता है, ठीक है। कब बनता है स्टेशन बंडल, जब आर्टिकल 14 से अधिक हो, तब स्टेशन बंडल बना। किसी भी स्टेशन के लिए अगर 14 से अधिक है तो स्टेशन बंडल। अब ये शॉर्टिंग बंडल क्या होता है, शॉर्टिंग बंडल में दोनों होते हैं, बोथ पेड और अनपेड दोनों होते हैं किसी भी स्टेशन के लिए। फिर मैंने जैसे बताया कि दो तरह के होते हैं, फर्दर डिफर्ड और एक्सप्रेस। फिर एक्सप्रेस क्या है, एक्सप्रेस वो है कि जिसकी इमीडिएट शॉर्टिंग होनी हो। देखिए इमीडिएट शॉर्टिंग होनी हो मेल ऑफिस के द्वारा या पोस्ट ऑफिस के द्वारा। और डिफर्ड क्या है कि जिसको बाद में भी डिस्पोज किया जा सकता है, ठीक है। इसको टेरिटोरियल डिफर्ड को, इसको टेरिटोरियल बंडल कब कहा जाएगा, जब आर्टिकल की संख्या 25 या 25 से ज़्यादा हो। 25 या 25 से ज़्यादा हो तो क्या होता है, टेरिटोरियल बंडल होता है। आगे चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट कि लेबल बंडल जो है वो ड्यू नहीं होते हैं। ड्यू यानी कि अपेक्षित। जरूरी नहीं कि हमेशा आप बनाएं, जब आपके पास आर्टिकल होंगे तभी आप बनाएंगे। प्री शॉर्टेड बंडल्स की अगर बात कर लें, ठीक है, ये ग्राहकों से या डाकघरों से दोनों से प्राप्त होते हैं। इन्हें खोला नहीं जाना चाहिए, ठीक है। कब, अगर ये स्टेशन बंडल ऑलरेडी बना तो आपको खोलना नहीं है। पर अगर ये शॉर्टिंग बंडल है, ठीक है, स्टेशन बंडल नहीं है, तो इनको खोल करके शॉर्टिंग भी किया जाना है। चलिए आगे आ जाइए। चेक स्लिप इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो कभी भी लेबल बंडल से मैंने आपको बताया कि उस पर चेक स्लिप लगा देनी, मैंने आपको बताया। अब इसके कलर होते हैं इंपॉर्टेंट, पूछा था कलर। पिंक किसके लिए है, ऑर्डिनरी और अनपेड के लिए, यानी कि ऑर्डिनरी और अनपेड के लिए, ठीक है। वाइट क्या है, देखिए पिंक फॉर ऑर्डिनरी पेड एंड अनपेड बंडल, वाइट और ऑर्डिनरी शॉर्टिंग बंडल, ठीक है। वाइट क्या है, शॉर्ट ऑर्डिनरी शॉर्टिंग बंडल के लिए, ठीक है। ब्लू क्या है, एयरमेल के लिए या फॉरेन एयरमेल बंडल के लिए, ठीक है। व्हाइट जो चेक स्लिप है ये दोनों के लिए यूज होती है, एक्सप्रेस के लिए भी और डिफर्ड, दोनों तरह की जो शॉर्टिंग बंडल है उनके लिए यूज होती है, ठीक है। अगर इसको एक्सप्रेस करना है तो सिंपल क्या कर देते हैं कि दो ब्लू डायगोनल लाइन खींच देते हैं, किससे, पेंसिल से, ठीक है। अब अगर आ जाइए कि अगर ये डायगोनल लाइन जो है अगर ये ग्रीन है, देखिए तो ये लोकल आर्टिकल है, ठीक है। येलो है अगर तो ये राजधानी के लिए है। अब इंपॉर्टेंट चीज, अब भाई बात करते हैं इंपॉर्टेंट। ये इंपॉर्टेंट है, पूछा भी जा चुका है एग्जाम में, ये आपका परीक्षा में पूछा गया है प्रश्न है, इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ। देखिए हर चेक स्लिप पे क्या होगा, एवरी चेक स्लिप बियर द नेम एंड डेट स्टैम्प ऑफ द ऑफिस, कि हर चेक स्लिप पे जिसने इस बंडल को बनाया उसका नाम होगा, डेट स्टैम्प होगा, जिस ऑफिस को जाना है वहाँ होगा, उस सिग्नेचर होंगे फुल में जिसने इसको बनाया। अगर ये टेरिटोरियल बंडल है तो इसमें स्टेट और टेरिटरी का नाम भी लिखा होगा, अगर नहीं है तो कोई जरूरी नहीं,
ठीक है। अब ये कि चेकलिस्ट की उपयोगिता क्या है, ये भी आईपी एग्जाम में पूछा गया है। चेक स्लिप आर डेजिग्नेटेड टू फिक्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिस सेंडिंग, कि चेक स्लिप का यूज जो होता है किसी भी कर्मचारी की जो है दायित्व तय करने के लिए होता है, या मिस सेंडिंग के लिए कि उसने गलत भेज दिया है या गलत पते पर भेज दिया है, इंक्लूडेड इन ए लेबल बंडल। अगला आप आ जाइए चेक स्लिप अब आर्टिकल के लिए। इसी तरह मनी ऑर्डर के लिए भी एक चेक स्लिप यूज होती है, एमओ चेक स्लिप। अब नंबर याद कर लीजिए कि एमओ चेक स्लिप का नंबर क्या है, एमओ 70। किस कलर में होती है, रेड इंक या, ठीक है, रेडिंग में होती है, वाइट या बादामी पेपर पर होती है, ठीक है। कितने नंबर मनी ऑर्डर जो है, कितने मनी ऑर्डर आपके इंक्लूड हैं वो इस चेक स्लिप पर लिखे होते हैं फ्रेंड्स। तो ये था हमारा जो है फ्रेंड्स, मैं केवल जो है 2 पार्ट में वीडियो बनाने वाला था, पर थोड़ा टेक्निकल दिक्कत होने के कारण थोड़ा और मैं एक्सप्लेन करना चाहता था। एक्सप्लेन करने चक्कर में ये वीडियो सेकंड पार्ट अब मेरा कंप्लीट होता है। थर्ड पार्ट भी थोड़ी देर में फिर आपके पास आएगा। अगर आप इस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं आपकी बेहतरी के लिए, अगर आप इंग्लिश में हैं तो इस लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं, और हिंदी के लिए आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आपसे ये अपेक्षा है कि अगर आप जब भी ये वीडियो देखें उससे पहले अपने मटेरियल से एक बार पढ़ें, और जब भी आपको खाली समय मिले तो इस वीडियो को देखें। इससे आपको चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी, क्योंकि ये कहा जाता है कि जो चीज़ें हम पढ़कर नहीं याद रख पाते उसे हम देखकर या सुनकर आसानी से याद रखते हैं, क्योंकि कहानियाँ हमें याद रहती हैं। इसलिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा जो है देखें, दोस्तों में अपने शेयर करें। यदि वीडियो में कोई समस्या है तो बताएं, कुछ कम बताया जा रहा है तो अपना सुझाव सलाह कमेंट के द्वारा जो है हमें दें, कमेंट के द्वारा। और जब ये हमारा वीडियो पार्ट जो वॉल्यूम 5 का है, अब इसके बाद लास्ट वीडियो आएगा पार्ट 3। जब हमारा वॉल्यूम 5 खत्म हो जाएगा तो आपको नेक्स्ट सैटरडे को, जो इस बार सैटरडे आने वाला है, वहाँ आपको एमसीक्यू सॉल्व कराए जाएंगे। एमसीक्यू में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन होंगे। कोशिश करूँगा कि कम से कम 100 एमसीक्यू हों, जिससे कि जो 7 क्वेश्चन, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि जो 7 क्वेश्चन आने हैं वो सारे आपके इन्हीं तीनों वीडियो से आए। और मुझे पूरा विश्वास है, मैंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट मैंने आपको पढ़ाया है, इन दोनों पार्ट से आपको कम से कम 4 क्वेश्चन एग्जाम में जरूर मिलेंगे, 3 से 4 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। धन्यवाद।